साल 1928 5 जनवरी की एक ठंडी सुबह जब लाड़काना के जमींदार शाहनवाज भुट्टो के घर एक किरण फूटी। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने ना सिर्फ आगे चल के अपने इलाके बल्कि पूरी कौम की तकदीर बदल दी। उस बच्चे का नाम रखा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये सन 1969 जब मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगाई गई। मस्जिद अक्सा इस्लाम की तारीख की तीसरी मुक़द्दस जगह थी। मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगाने के बाद तमाम मुस्लिम अफवाज के अंदर और मुस्लिम ममालिक के अंदर गम गुस्सा पैदा हो गया। तब तमाम मुसलमान कंट्रीज़ ने यह डिसाइड किया कि तमाम मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा और अपने तमाम मुक़द्दस जगहों की खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। और तब क़याम होता है ऐसी नहीं बल्कि आपको ये मालूम कराना, ये बतलाना है कि इस इजलास में जिन जिन मुस्लिम ममालिक के लीडर्स ने शिरकत की उनको किस किस प्लान के तहत टारगेट किया गया। जिस तरह पाकिस्तान से भुट्टो, इराक़ से सद्दाम हुसैन, लिबिया से जनरल कज़ाफ़ी, फ़लस्तीन से यासिर अरफ़ात और सऊदी अरेबिया से किंग शाह फैसल को किस किस तरह कत्ल किया गया, वो आज हम आपको इस सीरीज़ में बताएंगे। शाहनवाज भुट्टो लाड़काना का सियासतदान और ज़मींदार था। यही वजह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचपन में ही सियासत से दिलचस्पी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराची से इब्तदाई तालीम हासिल करी। इसके बाद आला तालीम के लिए बम्बई यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल करी और उन्होंने 3 डिग्रियाँ फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स हासिल करी। इसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद बैरिस्टर के मर्तबे पर फाइज हो गए। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से अपनी तालीम हासिल करी, जो कि उनके सियासी किरदार में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई। 1950s के आगाज़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंग्लैंड से लॉ की तालीम हासिल करके पाकिस्तान है। 1953 के आसपास भुट्टो ने सिंधी मुस्लिम लॉ कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। ये साल 1958 था जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर सिविल हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ तो लगा लिया, मगर उन्हें अपनी कैबिनेट में एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस और लॉ के बारे में ज़्यादा अच्छी मालूमात हो और वो उनकी कैबिनेट में उनकी हुकूमत को सियासी तौर पर रिप्रेजेंट कर सके। ये बंदा उनको मिल गया। हुआ कुछ ऐसे कि जनरल अयूब खान के साथी इस्कंदर मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और बाद में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भुट्टो के सियासी सर्कल्स और ब्यूरोक्रेसी में उनका असर रसूख नोट किया। इसके बाद उन्होंने भुट्टो की जनरल अयूब खान से मुलाकात करवाई और उसके बाद भुट्टो अयूब की नई दोस्ती का दौर आगाज़ हो गया। 1958 में पहले भुट्टो को कमर्शियल मिनिस्टर बनाया और उसके बाद भुट्टो को पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दोस्ती पीक पर पहुंच गई थी। इतना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान को ताहयात सदर रहने का भी मशवरा दे दिया था। और इस दोस्ती के अंदर ट्विस्ट तब आया जब 1965 की जंग शुरू हो गई। 1965 की जंग शुरू हो गई। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत की फ़ौज को हर मोड़ पर शिकस्त दी। 1965 की जंग के बाद ताशकंद सीज़ फायर माहदे में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान ने उसकी नुमाइंदगी की। सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान में कई सारे लोग इससे ना खुश थे। उनका मानना था कि जंग कश्मीर के लिए की गई थी और सीज़ फायर एग्रीमेंट में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया गया। भुट्टो भी इस चीज़ से ना खुश थे, मगर असल मसला सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं, असल मसला ये था कि भुट्टो को इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया गया। भुट्टो का मानना था कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे और उनसे इस चीज़ के बारे में मशवरा तक नहीं लिया गया। 1965 की जंग के बाद भुट्टो और अयूब की दोस्ती में दरारें पैदा होने लगी। अयूब भुट्टो से ना खुश थे और भुट्टो भी अयूब के बारे में सही ख्याल नहीं रखते थे।
जनवरी 1966 में भुट्टो ने अय्यूब की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया और 1967 में अवामी रिस्पांस देखने के बाद भुट्टो ने पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने का फैसला किया। भुट्टो की पीपी का स्लोगन था रोटी, कपड़ा और मकान। ये उस वक्त की आवाम की बुनियादी ज़रूरियात थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए भुट्टो ने इसको अपना नस्बुलैन बना लिया और अपनी आवाम के अंदर मकबूलियत हासिल करी। ये नारा आज भी पाकिस्तान के अंदर एक अहमियत रखता है, क्योंकि ये आवाम की बुनियादी मसाइल की अक्कासी करता है। साल 1970 पाकिस्तान की तारीख में जनरल इलेक्शंस एक बार फिर से आए। इन इलेक्शंस ने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी बल्कि जोग्राफिया को भी बदल कर रख दिया। मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग ने 160 सीट हासिल की और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 81 सीटों पर बढ़तरी हासिल की। इलेक्शंस के रिजल्ट्स के मुताबिक तो मशरकी पाकिस्तान जीत चुका था, लेकिन भुट्टो का जो ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर बनने का, उसको वो अधूरा नजर आने लगा। इसलिए उसने मशरकी पाकिस्तान के अंदर भी अपने जलसे करना शुरू कर दिए। भुट्टो और उसके हम ख्याल जो लीडर्स थे, उनका मानना ये था कि अगर मशरकी पाकिस्तान के पास ज़्यादा इख्तियारात चले गए तो मगरबी पाकिस्तान कमज़ोर पड़ जाए। प्रेसिडेंट याया ने कौमी असम्बली के सेशंस डिले करने शुरू कर दिए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को वज़ीर-ए-आज़म बनना था। सूरत-ए-हाल और ख़राब हो गई, यहाँ तक कि भुट्टो ने कह दिया जो ढाका जाएगा मैं उसकी टांगें तक तोड़ दूँगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस मसले को बैठकर हल करने के बजाय मशरकी पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिए। इन फ़ौजी ऑपरेशंस को भारत ने इंतहाई करीब से देखा और फिर अंदर ही दरार डालने की कोशिश करी। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बानी तश्कील देना शुरू कर दी। मुक्ति बानी को तश्कील देने के बाद वहाँ के आम लोगों ने अपने मुल्क के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया। भारत मुक्ति बानी के ज़रिए ईस्ट पाकिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा था। भारत को अच्छे तरीके से मालूम था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में यूनाइट नहीं और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान पर कब्जा करना बहुत ज़्यादा आसान काम है। पाकिस्तान ने इंडिया की 3 एयर बेसेस पर अटैक किए, जैसे कि अमृतसर, पठानकोट और श्रीनगर। लेकिन इस एयर स्ट्राइक का ज़्यादा देर तक असर ना रहा, क्योंकि इंडिया वाले पहले से ही तैयार थे। उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के अंदर जंग का ऐलान कर दिया था। ये जंग दरअसल ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई थी, जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को इलेक्शन जीतने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ना बनाया गया। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बानी के साथ मिलकर मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिए और सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तान ने जनरल याया के हुक्म पर हथियार डाल दिए। पाकिस्तान मज़ीद लड़ सकता था और शायद ये जंग भी जीती जा सकती, लेकिन जनरल याया के हुक्म पर उन्होंने हथियार डाल दिए और ईस्ट पाकिस्तान डूब गया और इस तरह हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया और फिर क़याम में आया बांग्लादेश। 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल याया खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान के जनरल याया खान के इस्तीफ़ा देने के बाद पाकिस्तान के नए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बन गए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल निज़ाम राइज था। 1974 में भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास लाहौर में मुनक़िद किया। तमाम लीडर्स को लाहौर बुलाया गया। इस तरह पूरी मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान को लीडरशिप का मकाम मिला। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। उनका मकसद था कि पाकिस्तान को उसके दिफा के लिए मजबूत किया जाए और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ में कभी भी पीछे ना रहे। याद रहे कि भुट्टो 1973 का आइन अभी भी जारी था। इसके बाद पाकिस्तान अपनी इमेज को दोबारा कायल करने में कामयाब हुआ और उसको अब दुनिया एक उभरती हुई कौम के तौर पर देख रही थी। साल 1977 पाकिस्तान में एक बार फिर से जनरल इलेक्शंस आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में मुकम्मल कामयाबी हासिल की, मगर अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शंस में धांधली और फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में एक बार फिर से सियासी बेचैनी और जल्द से शुरू हो गई। ये सब देखकर पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने एक बार फिर से मार्शल लॉ लगा दिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नज़रबंद किया गया, मगर जनरल ज़िया-उल हक इससे कुछ न थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मर्डर केस लगा के उनको जेल भेज दिया।
भुट्टो की फैमिली को साला कैंप के अंदर नज़रबंद कर दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट के अंदर लिखती हैं कि 2 अप्रैल की सुबह उनके और उनकी वालिदा के पास एक जेलर आता है उनसे उनकी वालिद की मुलाकात का कहने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो का ये खबर सुनने के बाद गोया उनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा पहले से होता है कि उनके वालिद को फांसी दे दी जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो अपनी तबीयत ख़राब होने का कहकर कुछ वक्त तक करती हैं, क्योंकि उनको उनके वालिद को फांसी से बचाना होता है। वो अपनी सहेली यास्मीन के ज़रिए पूरी मीडिया तक खबर पहुंचाती है कि उनके वालिद को फांसी दे दी जाएगी। 3 अप्रैल की सुबह बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को भुट्टो के साथ मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी ले जाया गया। भुट्टो ने अपनी फैमिली को देखकर जेलर से सवाल किया, क्या ये आखिरी मुलाकात है? जेलर ने कहा हाँ। फिर भुट्टो ने सवाल किया कि मुलाकात कब कितना वक्त है? जेलर ने कहा सिर्फ आधा घंटा। भुट्टो ने एहतजाजन कहा कि कानूनी तौर पर तो मुलाकात का वक्त 1 घंटा होता है। जेलर ने फिर कहा सिर्फ आधा घंटा। इस मुलाकात की कहानी किसी और दिन, मगर मुलाकात के आखिर में बेनज़ीर ने अपने वालिद से गले लगाने की ख्वाहिश की, मगर जेलर ने यह ख्वाहिश मुस्तरद कर दी। बेनज़ीर और उनकी वालिदा तो भुट्टो से मुलाकात कर चुकी थी। अब काम था कर्नल रफ़ीउद्दीन का, जो कि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी के इंचार्ज थे। कर्नल रफ़ीउद्दीन भुट्टो के सेल में आए और 7 उंगलियां खड़ी करके उन्हें फांसी का वक्त बता दिया कि 7 घंटे रह चुके हैं। ये सब देखकर भुट्टो के चेहरे पर खौफ तारी हो गया कि उनकी फांसी में अब 7 घंटे रह गए। 7 घंटे बाद सुबह 2 बजे भुट्टो को सेल से लेकर फांसी घाट तक स्ट्रेचर में ले जाया गया, क्योंकि फांसी की खबर सुनने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। स्ट्रेचर पर ले जाने के बाद उन्हें फांसी घाट ले जाया गया। फांसी घाट पर उन्हें खड़ा किया, हाथ आगे से खोलकर पीछे बांध दिए गए। जल्लाद तारा मसीह ने उनके सर पर मास्क चढ़ा दिया। उनके चेहरे पर सुर्ख और काले निशान खौफ की वजह से बहुत ज़्यादा थे। सुबह 2 बजे जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा और यूं भुट्टो तख्ते दार पर झूम गए, और इस भुट्टो का जन्म हुआ जो आज तक जिंदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था। भुट्टो को उनके आबाई दार लाड़काना में सुपुर्द खाक किया गया, और यूं भुट्टो की कहानी का इख्तिताम हुआ। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।